हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पीडब्ल्यूडी पर। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं आज हम उन सबको कवर। ठीक है साथियों, मैं आपसे कई बार बोलती हूँ जब भी आप करंट अफेयर्स कवर किया करें तो आप लोग अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर किया करें। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो इनको एक बार रिवाइज करते हुए जाएंगे तो आपको इनसे बहुत मिलने वाली। चलिए साथियों तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। देखिए दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो साथियों इनका नाम है डी गुकेश। क्या नाम है? डी गुकेश इनका नाम है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साथियों देखिए दिसंबर 2024 में ही क्या हुआ है, भारत के जो डी गुकेश हैं इन्होंने चाइना के एक चेस चैंपियन हैं जिनका मतलब एक वर्ल्ड चेस चैंपियन का इन्होंने खिताब जीत लिया है। किसको हरा के? ये हैं चाइना के डिंग लिरेन। ठीक है, चाइना के खिलाड़ी हैं, डिंग लिरेन इनका नाम है। इन्हें हराकर डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का साथियों खिताब जीत लिया है। और इस खिताब को जीतते ही ये दुनिया के सबसे युवा यानी सबसे यंगेस्ट चेस चेस प्लेयर बन गए हैं। सॉरी, ठीक है, सबसे यंगेस्ट जो है चेस प्लेयर ये बन गए हैं। ये केवल 18 वर्ष के हैं। देखिए जरा सोचिए, ये 18 वर्ष के हैं जो दुनिया के सबसे युवा चेस खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साथियों ये जो खिताब था ये रूस के एक खिलाड़ी के नाम था जिनका नाम है गैरी कास्पारोव। आप लोग याद रखेंगे, गैरी कास्पारोव के नाम ये रिकॉर्ड था। ठीक है, उन्होंने इनकी चैंपियनशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये जो रिकॉर्ड नाम था अब तक 1985 में ये रिकॉर्ड बना था, और ये जो रिकॉर्ड बना था गैरी कास्परोव के, ये 22 वर्ष की अवस्था में बना था। ठीक है, ये जब 22 वर्ष के थे जब इन्होंने ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी। अब तक जो दुनिया के सबसे कम उम्र के जो वर्ल्ड चेस चैंपियन थे वो गैरी कास्परोव थे, और ये 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये खिताब जीता। अब ये रिकॉर्ड डी गुकेश ने तोड़ दिया है। और देखिए कितने साल का अंतर लाए हैं, 4 सालों का अंतर, और ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए ये 18 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड तोड़, अब कोई होगा इनसे कम उम्र का जो इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा, ये वाकई बहुत बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। डी गुकेश की बात कर रहे हैं तो जो डी गुकेश हैं ये विश्वनाथ आनंद के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। आप लोगों को पता है विश्वनाथ आनंद जो हैं भारत के जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय थे। विश्वनाथ आनंद ने वैसे भी ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है 5 बार जीती थी साथियों। इन ईयर्स को आप लोग नोट कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो विश्वनाथ आनंद हैं उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप साथियों 5 बार जीती थी। कब कब? 2000 में, 2007 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 5 बार विश्वनाथ आनंद ने जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती, और ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले भारत के पहले भारतीय व्यक्ति थे। चलिए डी गुकेश की बात करते हैं तो डी गुकेश जो है वो तमिलनाडु के चेन्नई से हैं, और इनका पूरा नाम है डोमराज गुकेश। ठीक है साथियों, आप लोग याद रखेंगे क्योंकि अब ये हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के जो है वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, तो आप लोगों को इनके बारे में जानना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि जो डी गुकेश है उन्होंने कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट भी इन्होंने जीत लिया था, और ये इन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में जीत। जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है। देखिए साथियों ये पत्रिका है, इसका नाम है टाइम पत्रिका। तो ये जो पत्रिका है प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। चलिए, तो इन ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं, हालांकि अच्छे हैं, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलोन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप। यदि आप लोगों को क्लियर नहीं है तो हो सकता है आप इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दें, क्योंकि ये जो है ये वो लोग हैं जो एक ना एक बार इसमें पर्सन ऑफ द ईयर आ चुके हैं। तो साथियों फिलहाल 2024 की हम बात करेंगे, पर्सन ऑफ द ईयर जो टाइम मैगजीन ने चुना है वो चुना है डोनाल्ड ट्रंप। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा है कि
देखते हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये पर्सन ऑफ द ईयर साथियों चुने गए हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं तो ये थोड़ा सा जो पॉलिटिकल प्रभाव है राष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ इन्होंने नवंबर में जो ऐतिहासिक जीत थी उसके कारण इन्हें चुना गया है। ये काफी फेमस थे, काफी चर्चाओं में थे। ठीक है, इन्होंने राजनीति में एक बार फिर से एक बहुत बड़ी वापसी की है सर। चलो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो प्रेसिडेंट आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं ये दूसरी बार पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं टाइम्स पत्रिका के। देख लीजिए, ये दूसरी बार जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इससे पहले ये वर्ष 2016 में भी जो टाइम्स पत्रिका है इसके पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे। आप लोगों को पता होना चाहिए ये एक अमेरिका का एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका है और इसकी शुरुआत जो है आज से नहीं 1923 से ये पत्रिका है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर। तो साथियों जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये आपका मनाया जाता है 14 दिसंबर को। आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए जो मुख्य मुख्य दिवस है ना, जैसे आप लोगों को याद है कि 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं या फिर हम 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं। जो मुख्य मुख्य दिवस हैं कि 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है। वो थोड़े से हटके क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन की जैसे अपने मुख्य मुख्य दिवस हैं जो आपको बहुत पहले से आते हैं वो आपने रिवाइज कर लिए, वो उन्हें नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है थोड़े से हटके। जैसे कि वो आपसे पूछेगा कि बताइए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो कन्वर्ज माफ कीजिए जो कंजर्वेशन डे है ये कब मनाया जाता है। वो पूछ सकता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे आपसे कब मनाया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम मतलब एग्जामिनर का मतलब थोड़ा सा वो लीक हट रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष के जो होते हैं आप लोगों को जो ईयर्स सभी डेज होते हैं वो आप लोगों को जल्दी रिवाइज करवा दूंगी। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है साथियों आपका कब मनाते हैं हम लोग, 14 दिसंबर। आप लोग 14 दिसंबर नहीं भूलेंगे, ठीक है, 14 दिसंबर को मनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट इस थीम। थीम आप लोग याद रखेंगे, थीम क्या है, पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स। देखिए आप लोगों के लिए, चलिए अब आप बात आ ही गई है तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि कोशिश कीजिएगा कि बेवजह लाइट वेस्ट ना की जाए। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स। ठीक है, चलिए अब क्या कहता है, ये जो थीम है ऊर्जा को बचाने में हर छोटे प्रयास या एफर्ट्स के महत्व को दिखाती है और व्यक्तियों, उद्योगों और सरकारों को सतत ऊर्जा प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है साथियों। इस दिन को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई द्वारा 1991 में साथियों शुरू किया गया था। आप लोग याद रखेंगे, देश में ऊर्जा संकट जो है एनर्जी क्राइसिस इसको रोकने, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिसंबर 2024 में जो 22वां दिव्य कला मेला है ये कहाँ आयोजित किया गया। क्या पूछता है, 22वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया बताइए। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नई दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो साथियों ये मेला आपका लगा नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है सेंट्रल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा ये 22वां दिव्य कला मेले का आयोजन साथियों किया गया है। ठीक है, तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। इस दिव्य कला मेले में क्या है, देखिए इसकी मुख्य बात क्या है, इसके नाम में लगा है ना दिव्य कला मेला। अब थोड़ी सी बात जान लेते हैं, इसमें क्या है, देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगर के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात देखिए जिन दिव्यांगों को अवसर नहीं मिलते थे या जो दिव्यांग हमारे बहुत पीछे रह जाते थे हर चीज में, उन लोगों को यहाँ अवसर दिए गए हैं। ठीक है, देश भर के जो दिव्यांग उद्यमी हैं, कारीगर हैं, आप जानते हैं यदि कोई फिजिकली चैलेंज्ड है किसी ना किसी रूप में तो उसके अंदर ना एक बहुत ही नेचुरल कला होती है, उसके अंदर ना बहुत स्पेशल गुण होते हैं कुछ।
ठीक है? उसी मतलब वही चीज़ें हैं, यदि कोई उन्हें सामने लाए तो हर किसी के अंदर एक प्रतिभा छुपी है। ठीक है साथियों? तो ये उन्हीं के जो उत्पाद हैं, शिल्प कौशल है, उसका प्रदर्शन इसमें किया गया था। इसे हम डिवाइन आर्ट फेयर बोलते हैं। ठीक है? चलो, ये किसने किया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ये पहल है और इसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त बनाना। ठीक है साथियों? एक क्वेश्चन है अगला कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश। किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप लोग याद रखेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर राज्य को 6 नई योजनाएं दी हैं। हम जान लेते हैं 1 से 2 योजनाएं। एक तो है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, एक है राजीव गांधी स्टार्टअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है? तो ये 2 स्कीम है, फिलहाल आप इन्हें नोट रखेंगे। तो एक क्या है जो आपकी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना है, इसमें तो क्या है, जो विधवा है उनके बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाएगी, उसके लिए सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है? आगे है राजीव गांधी स्टार्टअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके तहत क्या होगा? ई टैक्सी की शुरुआत है जिसमें स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलो चिप का विकास किया है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आजकल एआई है ना, और क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह जैसी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलो चिप का विकास किया है? गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए फिलहाल आप इसे नोट रखेंगे कि ये किया है आपका गूगल ने। किसने किया है? गूगल ने किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये गूगल की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप यही याद रखेंगे। ठीक है? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इसका यूज किया जाएगा। मैथमेटिकल सॉल्यूशन, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कैलकुलेशन करेगा और ये टफ से टफ कैलकुलेशन को 5 मिनट के अंदर सोल्व कर सकता है। ठीक है? ये इसकी खास बात है। तो ये जो चिप है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हेल्प कर सकती है, डेटा को प्रोसेस करने में तेजी ला सकती है। अब इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम बहुत देर से एक वर्ड पढ़ रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग एक्चुअल में है क्या, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये एक प्रकार की कंप्यूटिंग होती है जो क्वांटम मैकेनिज्म यानी भौतिकी भौतिकी का ही एक छोटा सा पार्ट है, भौतिकी का ही एक पार्ट है जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। यानी कि जब हम डेप्थ में चले जाएं कि ये क्वांटम फिजिक्स है तो उसके प्रिंसिपल्स पर, सिद्धांतों पर ये आधारित है साथियों। ठीक है? तो इस क्वांटम कंप्यूटिंग का जो इस्तेमाल है ये हम भविष्य में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्रिप्टोग्राफी है, मेडिसिन है, एनर्जी है, सभी क्षेत्र जो सभी एरियाज हैं उनमें आगे आने वाले समय में इसका यूज सब किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का, आज की क्लास का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो साथियों ये हैं स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है? तो देखिए ये याद रखिएगा, 4th सेंचुरी, 4 सेंचुरी इन्होंने लगाई है। ठीक है? और पूरे कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले ये दुनिया की पहली फीमेल क्रिकेटर बन गई है। ठीक है? इसमें आप याद रखेंगे 2 तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लगाए हैं, एक न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया। सबसे नंबर 1 पर आप लोगों को पता है स्मृति मंधाना आ गई है। 4 शतक इन्होंने लगाए हैं। उससे पहले जो ये रिकॉर्ड था बेलिंडा क्लार्क, ये किसके नाम, 3-3 इन्होंने 1997, और एक मैग लेनिन ये 2016। इन्होंने 3-3 बनाए थे ईयर में, कैलेंडर ईयर में शतक। अब क्या है, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी ऑस्ट्रेलिया की थी। चलिए अच्छा क्वेश्चन आज की क्लास का है। क्वेश्चन है चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में? गुरुवायूर मंदिर। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे। ठीक है? आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना या फिर कर्नाटक। साथियों ये है आपका केरल। इस चर्चा में रहा ये जो गुरुवायूर मंदिर है कहाँ से है संबंधित? केरल से संबंधित है। ठीक है? अब क्या है इस मंदिर में, क्या है इसकी थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये चर्चा में क्यों रहा है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि केरल का एक जो गुरुवायूर जो मंदिर है जिसका नाम है गुरुवायूर, इसमें क्या होगा, एक एकादशी है। जो एकादशी होती है जिसे हम वृश्चिकम एकादशी बोलते हैं, इस पर उदय स्थनम पूजा न करने के लिए केरल हाईकोर्ट और मंदिर प्रबंधन समिति के फैसले पर एक नोटिस जारी किया गया। ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इनका नाम है जस्टिस
जे के माहेश्वरी, है ना? क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं? जे के माहेश्वरी। इनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने जानते हो क्या कहा? इन्होंने कहा है मंदिर प्रशासन के फैसले पर रोक लगाने से इन्होंने मना कर दिया है। इन्होंने कहा है कि पूजा को जनता की असुविधा के कारण रोका नहीं जा सकता है, ठीक है? और मामले की जांच की जाए। इन्होंने कहा है मंदिर में पूजा कराने वाली जो पीसी हैरी है और दूसरे लोगों ने याचिका में एकादशी मंदिर का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इस मंदिर पर पूजा की रोकने का वो लगाया गया था, परंतु कोर्ट ने कह दिया है कि पूजा को नहीं रोका जाएगा, आप पूजा को कीजिए, ठीक है? तो इस मंदिर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं साथ में। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मंदिर में जो एकादशी की पूजा है वर्ष 1972 से की जाती है। ये आज का इनका त्योहार नहीं है, बहुत पहले से किया जाता है। गुरुवायूर जो मंदिर है ये 5000 साल पुराना मंदिर है, केरल के त्रिशूर गांव में है। 5000 साल पुराना ये मंदिर। भगवान कृष्ण को ये मतलब भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है उनको ये समर्पित है। वहां जो इनका नाम है उनका नाम है गुरुवायूरप्पन। गुरुवायूरप्पन इनका नाम है, भगवान कृष्ण का ही ये बाल रूप माना गया है, ठीक है? और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दक्षिण की द्वारका नगरी के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है, ठीक है? इसीलिए ये मंदिर अपने आप में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यदि आपसे शॉर्ट में देखिए फिलहाल ये मंदिर चर्चा में रहा है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा मंदिर है जिसे दक्षिण की द्वारका कहा जाता है, ठीक है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी तो आप बता ही देंगे कि यदि चर्चा में आता है कि गुरुवायूर मंदिर कहाँ है, तो केरल में। बस केरल से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, गांव तक नहीं जाएगा, डिस्ट्रिक्ट तक नहीं जाएगा, राज्य तक जा रहा है कि बताइए गुरुवायूर कहाँ है, तो केरल में याद रखेंगे। हाँ, ये हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दक्षिण की द्वारिका जिसको कहा जाता है वो मंदिर कौन सा है, तो याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 8 नए स्मार्ट शहरों के लिए 8,000 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की है। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए आप लोग को वैसे तो करा ही दूंगी मैं रिवाइज, परंतु याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले तो हम इसके देख लेते हैं कि मिशन कब शुरू किया गया। ये मिशन शुरू किया गया साथियों 2015। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आवास और शहरी मंत्रालय के मामलों के जो मंत्रालय हैं उन्होंने 8 नए शहरों में ये स्मार्ट शहरों को विकसित करने की एक विस्तार किया है साथियों। 8,000 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किए जाएंगे, ठीक है? मुख्य उद्देश्य आप लोग जानते ही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना और मौजूदा मिशन के तहत 100 शहरों को वित्त पोषित करना। देखिए आज की क्लास का सबसे शानदार क्वेश्चन, और मैं चाहूंगी कि आप भी इस क्वेश्चन को लाइक करें, ठीक है? तो मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा है, आप लोगों को भी लगना चाहिए। क्वेश्चन है कि 400 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जरा सोचिए। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ना, ये व्यक्ति इतना पॉजिटिव है, मतलब इस व्यक्ति की सोचने का एंगल ही थोड़ा अलग है। मैं एलन मस्क की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो देखिए इस समय पूरी दुनिया में एक इकलौता व्यक्ति जिसकी जो संपत्ति है वो 400 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। सॉरी, तो ये व्यक्ति है एलोन मस्क, ठीक है साथियों? अब इम्पोर्टेंट बात है कि पूरी दुनिया में इकलौता एक व्यक्ति ऐसा बन गया है जिसकी जो नेट वर्थ है वो कंप्लीट 400 बिलियन को पार कर गई है, ठीक है? अब इसकी बात करेंगे कि ये दुनिया का पहला व्यक्ति तो बन ही गया है, और इनकी जो संपत्ति है, कुल संपत्ति की मैं बात करूंगी साथियों, तो देखिए मुकेश अंबानी की जो संपत्ति है उनकी संपत्ति से कहीं 4 गुना ज्यादा हो गई है, कहीं कहीं ज्यादा संपत्ति है उनसे। एलन मस्क, आप लोगों ने देखा होगा इसकी इनकी कंपनी कौन कौन सी है। टेस्ला, आप लोगों ने गाड़ी देखी होगी आज, मतलब काफी आप लोगों ने फोन वगैरह में की जो उसमें रहती है, तो टेस्ला है। टेस्ला जो है इन्हीं की कंपनी है। स्पेस एक्स जो है इन्हीं की है। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, हमारे देश में क्या है, जो स्पेस एजेंसी है, हमारे देश में जो स्पेस एजेंसी है उस पर ना गवर्नमेंट का होल्ड होता है ना? हमारे देश की स्पेस एजेंसीज में क्या है, गवर्नमेंट का होल्ड होता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये लोग अपनी भी, जैसे स्पेस एक्स है, तो ये लोग, इन लोगों के यहाँ प्राइवेट भी सिस्टम होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि यदि भी बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो वो अपना जो स्पेस में जो इंटरेस्ट लेते हैं या ऐसा कुछ, प्राइवेट भी हो सकता है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है।
सॉरी। और देखिए इसके अलावा ट्विटर, अब एक्स हो गया है, इन कंपनियों के संस्थापक हैं ये सब कंपनी इन्हीं की है। टेस्ला है, स्पेस एक्स है, ट्विटर है, ये सब इन्हीं की हैं। वैसे ये हैं कहाँ से? ये अमेरिका से हैं। ठीक है। एलन मस्क जो है इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनकी जो नेटवर्थ है वो सबसे ज्यादा हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अमीर बनिए जल्दी जल्दी, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और लग जाइए अपने अमीर बनने के लक्ष्य पर। चलिए, मुझे बताइए जरा, जब आप क्लास देखेंगे तो मुझे बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है साथियों, चलिए कोई नहीं, बाकी अपना रिवीजन बढ़िया से कीजिए, पढ़ाई बढ़िया से कीजिए, है ना। और मुझे बताइएगा कि अच्छा फिलहाल भी, चलिए एसएससी जीडी के रिजल्ट के बारे में मैं कल की क्लास में बात करूंगी आप लोगों से। कल की नहीं, आज शाम की इवनिंग की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई बढ़िया से करिए, रिवीजन कीजिए। और हाँ, मैं कई बार आप लोगों से बोल चुकी हूँ, नोट्स जरूर बनाइए। ये मत सोचिए कि नोट्स बनाए बिना काम चल जाएगा। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए, मैंने आपसे बहुत बार कहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपको इवनिंग की क्लास में। थैंक यू सभी को।